हेलो बच्चों, इससे पहले हमने श्वसन पूरा कर लिया है। श्वसन में ये सारा अंतःश्वसन, उच्छ्वसन और पूरा ये हमारा श्वसन तंत्र को समझने का मानव श्वसन तंत्र, वायवीय श्वसन, अवायवीय, ये सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। उसके बाद हमारा है संवहन। क्या है उसके बाद हमारा? संवहन, जो हमें करना है। संवहन में क्या है हमारा? देखो, संवहन क्या है हमारा? संवहन मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों का निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। ठीक है, संवहन तंत्र करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। तो ये संवहन तंत्र, देखो, मानव में जो संवहन तंत्र है उसके प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? उसके प्रमुख अवयव हैं, देखो, हृदय, रक्त नलिकाएं, वहन माध्यम। ठीक है, और इसमें जो है हृदय से, रक्त नलिकाओं से, वहन माध्यम, मतलब ये बात किसकी कर रहे हैं? सभी रक्त की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रक्त की। जो हृदय होता है वही पूरे रक्त का को पंप करता है पूरे शरीर में, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। और वो रक्त फिर जाता किन से है? इन रक्त नलिकाओं से, है ना, धमनी व शिराओं से। ठीक है, और रक्त के साथ साथ वहन माध्यम होता है। ठीक है, तो देखते हैं रक्त जो हमारा है, रक्त, उसके कौन कौन से अवयव हैं? जो रक्त है उसका एक ठोस अवयव है और एक द्रव्य अवयव, दो अवयव हैं उसके रक्त के, ठोस अवयव और द्रव्य अवयव। जो द्रव्य अवयव है ना, जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मा। यह कैसा होता है? पीले रंग का तरल पदार्थ है जिसमें 90% जल होता है और शेष अवयव जैविक होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अजैविक कौन कौन से? खनिज तत्व। तो प्लाज्मा में जल होता है और अवयव जैविक और अजैविक होते हैं। शेष जो होते हैं जैविक कौन कौन से? प्लाज्मा प्रोटीन मतलब एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। और अजैविक पदार्थ कौन से होंगे? उसमें खनिज लवण। उसके बाद जो रक्त का ठोस अवयव है ना, ठोस अवयव कौन कौन से हैं? वो हैं रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटेलेट्स। जो लाल रक्त कोशिकाएं कणिकाएं होती हैं वो हीमोग्लोबिन की वजह से होती हैं। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से होती हैं वो लाल। लाल रंग उनका किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। और ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं ये। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड और ऑक्सीजन के बिना वाला ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड का वहन करती हैं पूरे शरीर में। उसके बाद है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं? शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक। ये हमारे शरीर की एक तरह से बॉडी गार्ड की तरह कार्य करती हैं। और रक्त प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाने में सहायक हैं। जब जैसे कहीं कट लग जाता है बॉडी में, फिर खून निकलता है, उसके कुछ देर तक ही खून निकलता है, फिर वो बंद हो जाता है, वहाँ पे फिर थक्का सा जम जाता है एक, है ना, पीले से कलर का। तो वही रक्त प्लेटलेट का कार्य होता है। अगर वो थक्का नहीं जमेगा तो बॉडी में से खून निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा, और फिर ऐसे मृत्यु भी हो सकती है खून ना रुकने की वजह से, है ना। तो इसलिए रक्त के जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने का। ठीक है, उसके बाद ये ब्लड हो गया। उसके बाद हमारा है रक्त वाहिकाएं। जो हमने यहाँ पे देखा है ना, जो हमने यहाँ देखा रक्त नलिकाएं, ये हैं हमारी रक्त वाहिकाएं। दो तरह की होंगी, धमनी होंगी और शिरा होंगी। धमनी और शिरा होंगी। जो धमनी होंगी और शिरा होंगी, इनमें अंतर क्या होगा? जो ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन वाला, जो रुधिर मतलब होता है ब्लड, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है उसको हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं, वो होती हैं धमनी। शिराएं क्या होती हैं? अनऑक्सीकृत मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को सब जगह से, है ना, सभी ऊतकों से इकट्ठा करती हैं और हृदय तक लाती हैं। ठीक, अच्छा, इसमें अपवाद है कि ऐसी कौन सी धमनी है? वैसे तो धमनियों का कार्य होता है ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे शरीर तक ले जाना, बट अपवाद है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस मतलब फेफड़ों में जो धमनी होती है ना, वो क्या करती है? वो ये कार्य नहीं करती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं वो कैरी करती है। और इसमें है अपवाद फुफ्फुस शिरा, तो ये उल्टा कार्य करती हैं। ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाती हैं और ये वाली
ऑक्सीजन वाला ब्लड। फुफ्फुस में जो धमनी और शिराएं हैं सिर्फ उन्हीं में अपवाद है, बाकी जो मोस्टली मेन वो जो है इनका कार्य है कि धमनी ऑक्सीजन वाला रुधिर हृदय से सभी भागों तक ले जाती हैं शरीर के, और शिराएं बिना ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को एकत्रित करके वापस हृदय में लाती हैं। क्योंकि इन्हें पूरे धमनियों को पूरे शरीर में है ना एक उच्च ताप पर उच्च ताप नहीं सॉरी उच्च प्रेशर उच्च दाब पर उन्हें शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना होता है। तो धमनी की भित्ति मोटी होती है जिससे कि वो प्रेशर को सहन कर सके, अधिक लचीली होती है, मोटी और लचीली होती है। बट इनकी शिराएं जो होती हैं उनकी भित्ति कम मोटी होती है, कम लचीली होती है। ठीक है, क्योंकि इन्हें ऐसे उच्च दाब पर ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को कैरी नहीं करना पड़ता है ना, को ले जाना का वहन नहीं करना पड़ता, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का वहन करती हैं। तो इन्हें कम मोटी और कम लचीली भित्ति की आवश्यकता होती है। धमनियों में वाल्व नहीं होते, पर जो शिराएं होती हैं उनमें वाल्व होते हैं। वाल्व किस लिए होते हैं? ये वाल्व इसलिए होते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है वो वापस एक ही दिशा में गति करे, दूसरी दिशा में वापस वो ना जाए, इसलिए उनमें वाल्व होते हैं शिराओं में। अच्छा, जो धमनी होती है सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती है ना, वो मतलब ऊपर ऊपर सतहों पे नहीं होती हैं, और ये सतह पर होती हैं। ठीक, ये हमारा धमनी और शिरा में अंतर हो गया। उसके बाद है हमारा, हम देखेंगे कि जो हृदय है उसमें रक्त का परिसंचरण, रुधिर का परिसंचरण किस तरह से हो रहा है। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण दर्शाने के लिए ये एक रेखा चित्र है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर दिए हुए हैं फेफड़े, है ना। फेफड़ों के बाद ये जो पोर्शन दिया हुआ है ये है हृदय। यहाँ पे ये हृदय को दर्शाया हुआ है। कैसे दर्शाया हुआ है? हृदय में 4 भाग हैं, 4 भाग हैं। ये अलिंद हैं ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2 निलय हैं। तो इसे बोलेंगे बायां अलिंद और ये दायां अलिंद। जैसे हम सामने से देख रहे हैं तो हमारा तो ये दायां है, बट हमें लिखना हृदय के लिए बायां है, इसको उल्टा लिखना है। ये बायां अलिंद, ये दायां अलिंद, ये बायां निलय और ये दायां निलय। तो ये है हमारा हृदय। ठीक है, अच्छा, यहाँ फेफड़ों से शुरू करते हैं। ये जो फेफड़े हैं यहाँ से ऑक्सीजन युक्त वायु है वो फेफड़ों में जो कुपिकाएं हैं, कुपिकाओं में रुधिर वाहिकाएं कनेक्ट होती हैं, है ना, मिलती हैं रुधिर वाहिकाओं से कुपिका। वो क्या करती हैं? ऑक्सीजन युक्त वायु जो होती है वो ब्लड में मिल जाती है, रक्त में मिल जाती है, रुधिर में, और फिर वो फुफ्फुसीय शिरा से ऑक्सीजन वाली रुधिर को कहाँ तक लाते हैं? अलिंद तक लाते हैं। बायां अलिंद तक आता है वो। ठीक है, बायां अलिंद से फिर वो बायां निलय में प्रवेश करता है। बायां अलिंद से बायां, तो जो ऑक्सीजन कृत रुधिर है वो बायां अलिंद में आता है। बायां अलिंद से फिर वो निलय में जाता है। बायां अलिंद से फिर वो निलय में जाएगा। निलय से वो जो महाधमनी है, महाधमनी के द्वारा शरीर के अंगों में पहुंच जाता है। यहाँ पे विऑक्सीजन कृत लिखा हुआ है, ये विऑक्सीजन कृत ना लिख के यहाँ पे ये वही ऑक्सीजन कृत जो ऊपर लिखा हुआ है ना यही आएगा यहाँ पे। ये मैं बता देती हूँ एक बार, ये सही कर लेना है बच्चे सब आपको अपने बुक में भी। ये विऑक्सीजन कृत नहीं है, ये ऑक्सीजनीकृत ही रुधिर है जो बायां अलिंद से दायां निलय, निलय से फिर महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी अंगों में ये पहुंचाया गया है। फिर जो वो शरीर के सभी अंग हैं, वहाँ पे जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में भोजन का विखंडन हो रहा है श्वसन के द्वारा, है ना, श्वसन हो रहा है वहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है क्योंकि श्वसन में। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है शरीर के सभी अंगों की जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से वही कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के द्वारा जाती है वापस हृदय की तरफ, है ना, वापस जाएगी हृदय की तरफ। किसकी सहायता से? महाशिरा की सहायता से। शिराएं लेके जाती हैं, क्योंकि शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को लेके जाती हैं शरीर के अंगों से हृदय तक लेके जाती है। तो यहाँ वही दिखा रखा है, ये सही लिखा हुआ है यहाँ पे, विऑक्सीजनीकृत रुधिर को महाशिरा ले जाएगी कहाँ तक? दायां अलिंद तक। एक बार दिखा देती हूँ सही से, ये
ये यहाँ से रुधिर, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर गया दायां अलिंद में, अलिंद से फिर ये जाता है निलय में, और निलय से ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ जाएगा वापस, फुफ्फुस, यहाँ से निलय से निकला और फुफ्फुस फेफड़ों तक चला जाता है। और फिर हम जैसे हमने सांस अंदर लिया ऐसे ही हम सांस जो बाहर छोड़ते हैं उसके द्वारा उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम बाहर फेफड़ों से निकाल देते हैं नासा द्वार के थ्रू। ठीक है, तो ये हो जाता है हृदय के का पूरा कार्य कि किस तरह से फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर होता है वो हृदय में आता है, हृदय से शरीर के सभी अंगों तक जाता है, और शरीर के सभी अंगों के बाद वो वहाँ से रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है शरीर के अंगों से, और फिर वो वापस हृदय में आता है, हृदय से वापस फेफड़ों में से कार्बन डाइऑक्साइड को हम निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये मानव शरीर में रुधिर का परिसंचरण दर्शाया है। देखो यहाँ पे है मानव हृदय एक पंप की तरह होता है। कैसा होता है? एक पंप की तरह होता है जो शरीर में, सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है, रुधिर का परिसंचरण करता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। क्या होता है यहाँ पे, जो ये अलिंद हैं, जो ऊपर अलिंद हैं, उनमें तो इजीली ब्लड आ जाता है ना, उनमें जो रुधिर है वो आसानी से आ जाता है। पर जो निलय होते हैं ना, निलय को बहुत दाब से, जैसे शिराओं और धमनियों में अंतर था ना कि धमनियों में भित्ति मोटी थी, शिराओं में पतली थी, है ना, क्योंकि धमनियों को अधिक दाब से, अधिक उच्च दाब पर रुधिर को पूरे शरीर में पहुंचाना है। ऐसे ही जो निलय है इसको भी पूरे शरीर में अधिक प्रेशर से वो रुधिर पहुंचाना है, तो इसलिए जो निलय की भित्ति है वो यहाँ पे निलय की भित्ति मोटी होती है ना। फिर जो बायां निलय है, बायां निलय से तो देखो यहाँ शरीर के अंगों तक जाएगा, और जो दायां निलय है वहाँ से फेफड़ों तक जाएगा। तो इसके लिए निलय जो होते हैं उनकी भित्तियाँ मोटी होती हैं, और जो अलिंद होते हैं उनकी भित्ति काफ़ी पतली होती है निलय की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मानव हृदय का अनुप्रस्थ काठ दिखाया हुआ है। इसमें ये वाला है अलिंद, ये वाले पोर्शन अलिंद हैं, और ये वाले जो नीचे दिखाए हैं ये निलय हैं। ये बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय है, ये अलिंद और ये दायां निलय है ये। ठीक है, और यहीं पे महाशिरा और यहाँ पे होंगे महाधमनी। ठीक है, और ये फुफ्फुस धमनियाँ हैं, ये महाधमनी है और ये महाशिरा। ये सारा मानव के हृदय का अनुप्रस्थ काठ दिखाया हुआ है। हृदय में उपस्थित वाल्व, अब हृदय में वाल्व भी उपस्थित होते हैं। वाल्व क्या करते हैं? वही कार्य है कि रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं कि जो रुधिर बह रहा है जिस दिशा में चल रहा है वो उसी दिशा में चले, वापस उल्टी दिशा में ना जाए। उसके साथ साथ ये हृदय हो गया, और रक्त कनिकाएं, वो रक्त वाली सारी हो गई हमारी वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं हो गई हमारी। यहाँ पे नलिकाएं, धमनी व शिरा। अब लसिका रह गया। अब रहता है लास्ट में लसिका। लसिका क्या है? एक तरल ऊतक है। क्या है? तरल ऊतक है ना। तरल ऊतक जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। जैसे प्लाज्मा में तो बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन वगैरह, पर लसिका में कम मात्रा में, अल्प मतलब कम मात्रा में प्रोटीन होते हैं, और लसिका वहन में सहायता करता है। तो यहाँ पे जो मानव में जो संवहन है, संवहन किसके द्वारा हो रहा है ना। मानव संवहन तंत्र में हृदय, नलिकाएं और वहन माध्यम लसिका व रक्त हैं। ये सारा हो गया है हमारा। रक्त के हमें याद रखने हैं कि ठोस अवयव और द्रव्य अवयव क्या क्या हैं। लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल क्यों होता है और वह किस चीज़ का वहन करती हैं। ठीक है, और श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है, रक्त प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, धमनी शिरा में क्या अंतर है, और कैसे मानव शरीर में रुधिर का परिसंचरण होता है। ठीक है, ये सारा और लसिका हमें आ जाना चाहिए। उसके बाद आ जाता है पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन दो तरीके से होता है, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। ये भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स ही हैं, मतलब जैसे उनमें नलिकाएं हैं ना, ये भी नलिकाओं जैसे ही संरचना होती है, फ्लोएम जाइलम। अब पादप जो होते हैं उनमें
प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है ना। वो बनता तो पत्तियों में है पर उसे पूरे शरीर में पहुंचाना होता है। ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जल की आवश्यकता होती है, तो जल कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं। मिट्टी से कौन लेता है? जड़ें लेती हैं। मिट्टी से कौन लेता है? जड़ें लेती हैं। तो वो जड़ तो क्योंकि मिट्टी में ही है ना, तो वो सोख लेती हैं जल को। अब उस जल को पहुंचाना होता है पत्तियों तक। कहाँ तक पहुंचाना होता है? पत्तियों तक पहुंचाना होता है। ठीक है, तो उस जल को पत्तियों तक कैसे पहुंचाएंगे? तो उनके लिए कोई पाइप जैसे होने चाहिए, जैसे घरों में नीचे से जल ऊपर तक पहुंचता है पाइप वगैरह के द्वारा, ऐसे ही पौधों में भी कोई पाइप का सिस्टम होना चाहिए। तो वो होते हैं जाइलम। क्या होते हैं? जाइलम। ज से याद रखना है, ज जाइलम, ज जल। जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बनता है वो पत्तियों में बनता है। पत्तियों से वो पौधे के शरीर के सभी भागों तक पहुंचना चाहिए, है ना। तो वो किसके द्वारा पहुंचेगा? फ्लोएम। फ्लोएम को कैसे याद रखेंगे? फूड। फूड, फूड है ना, फूड होता है ना, फ से फूड, फ से फ्लोएम, मतलब भोजन। जो पौधों में भोजन बनेगा वो किसके द्वारा उसका वहन होगा? वो होगा फ्लोएम के द्वारा। और जो जल बनेगा, जाइलम। जल, जाइलम, फूड, फ्लोएम। ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। तो यहाँ देखते हैं, जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है ना। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पाद बनते हैं, मतलब जो भोजन बनता है, वो अन्य भागों तक वहन करा जाता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। और जल और खनिज लवण का वहन करता है कौन? जाइलम। ठीक है, जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि आयन सांद्रता जो है ना, कि आयन जो है कितने हैं, कितनी सांद्रता है आयन की जल में और जड़ों, वो मिट्टी में और जड़ों में अंतर होता है, इसलिए वो जड़ों में प्रवेश कर, क्योंकि जड़ों में हमारे आयन सांद्रता कम है तो अधिक से कम की तरफ चलता है, जड़ों में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है। जल का एक स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। दाब, जल का एक दाब, प्रेशर बन जाता है जो ऊपर की तरफ उसे धकेलता है। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जितना जल आवश्यकता होती है उतना जल का उपयोग कर लिया जाता है प्रकाश संश्लेषण में। बाकी जो जल है वो स्टोमेटा के द्वारा ही, जैसे गैसों का आदान प्रदान होता है, ऐसे ही वो जल भाप बनकर स्टोमेटा के द्वारा ही बाहर निकल जाता है। इसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है। क्या? जब जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों के ऊपरीमुख गति में सहायक है ये। ठीक है, जो जल है, खनिज लवण है, ऊपरी मुख मतलब ऊपर की तरफ गति करते हैं। उसके बाद है पौधों में ताप नियमन में भी सहायक है, क्योंकि वहाँ पे निरंतर जल की पूर्ति हो रही है, तो जो टेम्परेचर होता है वो नियमित रहता है पौधों का। ठीक है, उसके बाद है, देखो ये हमारा जाइलम का है सारा, कि जाइलम किस तरह से काम कर रहे हैं। जाइलम से क्या कार्य करवाया जा रहा है? खनिज लवणों का ऊपरी मुख गति और जल की ऊपरी मुख गति जाइलम के द्वारा हो रही है। उसके बाद है भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में, है ना। जो भोजन है उसका स्थानांतरण कैसे हो रहा है वो देखना है हमें। देखो, प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है ना। ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं इंग्लिश में इसे। वहन, उत्पादों का वहन, प्रकाश संश्लेषण के जो उत्पाद हैं उनका वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। फ्लोएम फूड मैंने याद करने के लिए अभी समझाया कि फ्लोएम फूड, फूड मतलब भोजन, तो भोजन का स्थानांतरण होगा फ्लोएम के द्वारा। तो स्थानांतरण पत्तियों से पौधे के शेष भागों में ऊपरी मुख और अधोमुख, मतलब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों दिशाओं में होता है। जबकि जो फ्लोएम में जो गति हो रही थी वो सिर्फ ऊपरी मुख है। फ्लोएम में जो लवण और जल की गति है वो ऊपरी मुख है, पर जो वो है ये जाइलम
जो जाइलम यहाँ पे मैं कह रही हूँ, फ्लोएम मैंने गलती से बोल दिया है, मैं यहाँ की कह रही हूँ। जो जल और खनिज लवण जाइलम में के द्वारा गति कर रहे हैं वो ऊपरी मुख सिर्फ ऊपर की तरफ गति करते हैं, पर जो फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण हो रहा है, फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण है वो ऊपरी मुख और अधोमुख, ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है, अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। ठीक है, तो इसमें तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब फ्लोएम में स्थानांतरण होता है भोजन का, तो उसके लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उससे परासरण बल के द्वारा भोजन स्थानांतरित होता है। बट जो जाइलम होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है, उनमें सिंपल अवशोषण और फिर उसके बाद एक दाब होता है ना, जल स्तंभ का निर्माण और फिर जल का दाब जो होता है उसके द्वारा जल सभी भागों तक पहुंचता है। उसके बाद आ जाता है हमारा मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन कैसे होता है? उत्सर्जन होता है कि किस वेस्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, या फिर वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन, ऐसे लिख सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें मानव शरीर में उत्पन्न वर्ज्य जो पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन होता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं, परंतु हमारे शरीर में अलग तरह से ये अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। देखो, मानव उत्सर्जन तंत्र में, मानव जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें क्या क्या है अंग, उसके अंग हैं ये, एक जोड़ा वृक्क, मतलब 2 किडनियाँ होती हैं ये, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक जोड़ा क्यों बोल रहे हैं, पूरे पेयर में काम करते हैं जोड़े में, एक और एक ये 2 है ना, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी यूरेटर, एक मूत्राशय जहाँ पे मूत्र इकट्ठा होगा। ठीक है, मूत्र की जगह जहाँ मूत्र इकट्ठा होगा, एक मूत्र मार्ग, उसके बाद एक मूत्र मार्ग। ये 4 चीज़ें मिलकर बनाती हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव का उत्सर्जन तंत्र छोटी क्लास में भी आपने ये करा होगा। एक सिंपल सा 2 किडनी बनानी है, उनको ऐसे जॉइन करना है, उसके बाद 2 ये लगाने हैं यूरेटर मूत्रवाहिनी, उसके बाद एक मूत्राशय बना देना है कटोरे जैसा, और उसके बाद मूत्र मार्ग। बस यहाँ ये हो जाता है मानव उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग। देखो, वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। देखो यहाँ पे जो वृक्क है, किडनी है, यहाँ से मूत्र बनकर मूत्रवाहिनी से होते हुए, यूरेटर से होते हुए मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है, और जब सेंसेशन होती है जब तो ये मूत्र बाहर निकल जाता है। ठीक है, मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से वर्ज्य है ना, मैंने अभी बताया ना कि वर्ज्य निकाल वो शब्द हम कर सकते हैं यूज़, वर्ज्य हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना है। ठीक है, वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या है हमें, इसके बाद है वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। जो वृक्क हैं, किडनियां हैं, उनमें मूत्र निर्माण कैसे होता है वो देखना है ना। वृक्क की संरचना वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्काणु। बहुत सारे वृक्काणुओं से मिलके वृक्क किडनी हमारी बनी हुई होती है। वृक्काणु जो हैं उनके कार्य क्या हैं, वो उनके भाग क्या हैं? मुख्य भाग हैं कोशिका गुच्छ। कोशिका गुच्छ, एक बार मैं साथ साथ ये दिखाती हूँ, ये चित्र है, जो चित्र से हम समझेंगे। देखो यहाँ पे ये कोशिका गुच्छ दिख रहे हैं, अंदर इसमें कोशिका गुच्छ है, बाहर बोमन संपुट। ये क्या है? बोमन संपुट। कोशिका गुच्छ के बाद बोमन संपुट, नलिकाकार भाग। उसके बाद जो ये मुड़ा तोड़ा सारा दिख रहा है ये पूरा है वृक्काणु के नलिकाकार भाग। उसके बाद जो सीधा ये दिखाई दे रहा है ये संग्राहक वाहिनी। यहाँ पे ये चित्र हम देख सकते हैं। अब इनमें इनका जो कार्यविधि है, वृक्क में उत्सर्जन की कार्यविधि है, वो होता कैसे है? कैसे होता है? जो ये वृक्क धमनी है, वृक्क धमनी से वृक्काणु में, जब ये वृक्क धमनी है ना, ये वृक्काणु में प्रवेश कर रही है, करती है, तो यहाँ पे जो जल लवण
ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ से छनकर बोमन संपुट में जाते हैं। अब जो ये गुच्छ हैं, यहाँ पे अंदर अंदर गुच्छ हैं, गुच्छ से छनकर वो इस बोमन संपुट इसमें जाएंगे। यहाँ जाने के बाद ये नलिकाकार भागों में जाते हैं। यहाँ इनका अवशोषण होता है, पुनः अवशोषण होता है। जो पदार्थ होते हैं, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, उनका इस नलिकाकार भाग में पुनः अवशोषण होता है। ठीक है। और उसके बाद जो बच जाता है, अवशोषण के बाद जो बच जाता है मूत्र के रूप में, वो इस नलिकाकार भाग में बच जाता है। तो संग्राहक वाहिनी उसको इकट्ठा करके मूत्राशय तक पहुंचाती है। ठीक है। तो इस तरह से इसकी कार्यविधि होती है। कोशिका गुच्छ और फिर वर्णनात्मक पुनः अवशोषण, नालिका श्रावण। ठीक है। यूरिया अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं, मूत्र का निर्माण करते हैं। वहां से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। अस्थायी रूप से वहाँ पे संग्रहित होकर रहता है। मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। ठीक है। उसके बाद है कृत्रिम वृक्क। कृत्रिम वृक्क क्या होता है? कृत्रिम वृक्क हमारा क्या है? एक ऐसी युक्ति है। क्या है ये? एक युक्ति है, एक डिवाइस है ना, जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर ब्लड से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। मतलब जिन लोगों की किडनी वृक्क काम नहीं करते हैं, फेल हो गए हैं जैसे, तो उनके ब्लड से आर्टिफिशियल किडनी बनाकर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है। मतलब जो वर्ज्य वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको निकाला जाता है, उसे बोलते हैं कृत्रिम वृक्क। आपने सुना भी होगा कि डायलिसिस होता है ना, डायलिसिस यही होता है, ब्लड को आर्टिफिशियल रूप से अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त किया जाता है। यदि एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर निस्यंदन वृक्क में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर होता है एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के। ठीक है। और जो शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। उसके बाद आ जाता है पादपों में उत्सर्जन। अब जैसे पादपों में क्योंकि भोजन वगैरह भी बन रहा है ना, ऊर्जा ले रहे हैं उस भोजन से, तो उत्सर्जन भी होना चाहिए, मतलब कोई वेस्ट पदार्थ भी होना चाहिए जो निकलेगा। सबसे पहला तो वाष्पोत्सर्जन ही है। वाष्पोत्सर्जन में क्या है? पादपों के स्टोमेटा से पानी, जो जल अतिरिक्त एक्स्ट्रा जल होता है, वो वाष्प बनकर निकल जाता है ना, अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोश की रिक्तिका में संचित रहते हैं। जो अपशिष्ट वेस्ट पदार्थ होते हैं रिक्तिका में रहते हैं संचित। अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे रेजिन गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। ठीक है। पुराने से पुराने जाइलम में ये संचित रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में भी उत्सर्जित करते हैं। तो इस प्रकार से ये उत्सर्जन का कार्य करते हैं। यहाँ हो गया ये चैप्टर खत्म। तो आप सभी बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लें।